हेलो एवरीवन, मैं एस.आर. सारथी कक्षा 10वीं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को होने वाले गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। यह प्रश्न मैंने स्वयं से चुनाव किए हैं और यह प्रश्न सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो प्रश्न पत्र सीजी बोर्ड का आता है उससे संबंधित है, उसी के पैटर्न में है और यह प्रश्न आपको लगभग बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप यह भी याद रखें कि बोर्ड का जो पैटर्न है वो लगभग इसी के जैसा होता है, जिसमें आप अगर इस पैटर्न से पढ़ें तो आप ज़रूर ही सफलता हासिल करेंगे। मेरा यह वीडियो पूरे प्रश्न पेपर पर ही निर्भर है। इसमें मैंने प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 18 तक बहुत से अथवा प्रश्नों के साथ यह प्रश्न पेपर बनाया है, जिसमें आपको बोर्ड के पैटर्न देखने को मिलेंगे। बोर्ड में आपको प्रश्न लगभग ऐसा ही मिलेगा, बस प्रश्नों के अंकों को चेंज किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्नों से आधारित आप बाकी अन्य प्रश्नों का तैयारी कीजिए, जिससे आपको यह परीक्षा बहुत ही सरल प्रतीत होगी। जैसे देखिए, मैंने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 में जांचिए कि क्या x-2 बहुपद px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x-4 का एक गुणनखंड है। इस तरीके से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस तरह के सभी प्रश्नों का चुनाव कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसमें अथवा में है, निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है। gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 और px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। इसमें अथवा है, बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। तो इस तरह से जो समीकरण होता है वर्ग समीकरण तरीके से, तो इसमें मध्य पद को तोड़कर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है, उसको आप मध्य पद में तोड़कर गुणनखंडन कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न का भी चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, यदि बहुपद px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17 हो तो p ब्रैकेट -1 प्लस p ब्रैकेट 0 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बस आपको x की जगह पर -1 और 0 रख करके मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके के भी प्रश्नों को आप अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड में जो प्रश्न है वो आपको सरल लगेगा। और उसके बाद अथवा है, निम्न बहुपदों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल -b/a और गुणनफल c/a। इस सूत्र में बस मान रख करके आप जो है इस प्रश्न को बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रश्न भी हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं अथवा करके। यदि 14:35 समानुपात 16:100 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी कर लेंगे। कुछ x तरीके से पूछा जाता है, जैसे ब्रैकेट में आपको अथवा के बाद है, यदि ब्रैकेट 1 प्लस x अनुपात ब्रैकेट 3 प्लस x अनुपात ब्रैकेट 6 प्लस x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें 3 मान दिए हुए हैं, तो इसको आपको क्या करना है, बीच वाला जो मान रहता है वो डबल हो जाता है। यानी कि ये किस तरीके से होगा, 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स समानुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न मैंने दिया है, देखिए कुछ पैटर्न चेंज है इसमें। यदि x प्लस 3 अनुपात 27 समानुपात 1 अनुपात 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तरीका सेम रहेगा,
विधि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके ज़रिए आप जो है आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न कुछ इस तरीके से पुराने पैटर्न में पूछा जाता है। अगला जो अथवा है 7, 3 और 21, 7, 3 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 तरीके से पूछता है, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। तो ये तीनों प्रश्न का आप बनाने का तरीका सीख लीजिए, तो आपको बनाने में आसानी होगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4। इस पैटर्न में मैंने खासकर 3 प्रश्नों को लिया है, क्योंकि 3 ही प्रश्न आते हैं अगर इस तरीके से दिया जाता है तो। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24, यानी इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो याद रखेंगे माध्यिका ज्ञात करने के 2 तरीके से हैं नॉर्मल आंकड़े, एक सम में हो और एक विषम में हो। तो उसका जो सूत्र है बस उसको याद से रखिएगा और उसके हिसाब से आपको बनाना है। अथवा करके है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आंकड़े दिए हैं उसका बहुलक ज्ञात करना है। जिसकी सबसे ज़्यादा अधिक बारंबारता होगी वही आपका बहुलक होगा। तो 25, 9, 69, 34, 70, 36, 90, 70, 56, 70, 71। तो यहाँ पर 70 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई है, तो 70 ही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है आंकड़े 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सभी आंकड़ों को जोड़ना है और कितने आंकड़े हैं उससे भाग दे देना है। जैसे हम एवरेज औसत निकालते हैं उसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है। बिंदुओं 2, ऋण 3 और 5, ऋण 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसका जो सूत्र है ज्ञात करने का, AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में आप जो है क्या बोलते हैं, मान रख करके आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ ये याद रखेंगे। उसके बाद अथवा में है एक रेखा की प्रवणता यानी ढाल के लिए भी बोला जाता है। एक रेखा बिंदुओं 3, 7, 6, 8 से होकर के जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता का सूत्र है हमारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसमें आप मानों को रख करके आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा टाइप का प्रश्न इसमें किया जाता है अथवा के बाद। देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो इसके लिए भी सूत्र बना हुआ है, आप आसानी से सूत्र की सहायता से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से बनेगा, जैसे अगर हम y अक्ष की स्थिति को P मान लें तो, और जो निर्देशांक दिए हैं उसको पहले वाले को A और दूसरे वाले को B मान लें, तो हम इसको इस तरीके से सूत्र से बना सकते हैं जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए होता है। कैसे, समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, हमें ये दर्शाना है। तो क्या करेंगे, PA इक्वल टू PB करेंगे। तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया था, बस दोनों तरफ आपको कर देना है, सूत्र को रख देना है और उसमें मानों को रख देना है ना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। सिद्ध कीजिए कि कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश धन कॉस 59 अंश गुणित कोसेक 31 अंश बराबर 2। ये प्रश्न सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है कुछ इस तरीके से। अथवा करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर अथवा करके मान ज्ञात कीजिए 2 tan 67 डिग्री अपॉन कॉट 23 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इसका भी मान ज्ञात करना है। फिर एक और मान ज्ञात करने वाला प्रश्न त्रिकोणमिति से, मान ज्ञात कीजिए 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। तो आपको मान रख करके भी कुछ जो है हल करने पड़ेंगे। इसके बाद अथवा करके क्षेत्रमिति से क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन दे देता है, तो इसलिए मैंने क्षेत्रमिति का कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा सकता है। अथवा करके एक और प्रश्न है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए कि उसका कितना व्यास होगा, है ना। तो इसके लिए क्षेत्रमिति से संबंधित बेलन, गोला जितने भी हैं, घनाभ हैं, घन हैं, इनका आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, तभी जा करके बन पाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें इस तरीके से बहुपद से प्रश्न भी किया जाता है, द्विघात समीकरण से भी प्रश्न किया जाता है। निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए, जो कि नीचे दिया हुआ है, तो आप आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं।
अथवा करके प्रश्न दिया है निम्न समीकरण का विविधकर या विभेदक भी बोलते हैं जिसको, d = b² - 4ac ये सूत्र होता है, इसकी सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक है, असमान है, समान है, काल्पनिक है, इसकी जानकारी आपको इसमें देनी रहेगी। इसके बाद है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल एवं गुणनफल निम्न हो, मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल दे दिए गए हैं, तो आपको जो सूत्र होता है वर्ग समीकरण बनाने का x² - अल्फ़ा + βx + अल्फ़ा × बीटा = 0, ये जो सूत्र होता है वर्ग समीकरण बनाने का, इसकी सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। उसके नीचे अथवा भी देखिए दिया हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 और ऋण 8 हैं, तो ये डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो आप आसानी से मान रख करके हल कर सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न 8, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से देख सकते हैं इसमें जो प्रश्न का मैंने चुनाव किया है वो बहुत सरल है, बस आपको सूत्रों को याद रखना है। तो इस प्रश्न के पैटर्न को बस अच्छे तरीके से समझ जाइए और उसी के बेस पर आप और प्रश्नों का जो है हल करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद समांतर श्रेणी के लिए प्रश्न दिया गया है, उसे के जस्ट नीचे जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं, ये हमें पता करना है। इसके बाद है प्रश्न 9, समांतर श्रेणी के लिए प्रश्न दिया गया है ना, तो वीडियो को क्या बोलते हैं रोक करके देख सकते हैं और प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी प्रश्न है। इसके बाद तीसरा अथवा मैंने एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया है रहने के लिए, ये श्रेणी के योग का है जो कि सिलेबस से कट गया है, लेकिन मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझ करके इस प्रश्न को इसमें इंक्लूड कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 10, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ग समीकरण, इसके बाद अथवा है वर्ग समीकरण 3x² - 11x + 10 = 0 को हल कीजिए। फिर k का मान ज्ञात करने वाला प्रश्न, अगर मूल वास्तविक और समान हो तो उस कंडीशन पर k के मान ज्ञात करने वाला प्रश्न अथवा के बाद दिया हुआ है। इसके बाद आपका प्रश्न आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आता है। फिर गोले के लिए भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघला करके बड़ा गोला बना जाता है, तो इस नए गोले का आयतन क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो ये देखिए बेलन के लिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन और लंब गोले के लिए भी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, है ना। तो इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में खासकर मैंने जो बहुलक और माध्यिका है ना, बहुलक, माध्यिका और एक होता है समांतर माध्य, इन तीनों से संबंधित मैंने अथवा करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि याद रखिए तीनों से संबंधित 2 क्वेश्चन पक्का जो है आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा 100%, है ना। या तो वो बहुलक का हो सकता है, माध्यिका का हो सकता है, फिर समांतर माध्य का हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोलते हैं माध्यिका का प्रश्न दिया है, उसके बाद मैंने बहुलक का, उसके बाद मैंने समांतर माध्य का जो है प्रश्न दिया हुआ है, जो कि बहुत सरल है। समांतर माध्य का भी प्रश्न मैंने 2 ठो दे दिया है, लेकिन आप जो है अगर बनाने के तरीकों को और सूत्र को याद रखेंगे, खासकर माध्यिका और बहुलक का सूत्र थोड़ा बड़ा है, उसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, तब जा कर के इन प्रश्नों को बना पाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें मैंने खासकर प्रमेय और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पक्का पूछा जाता है प्रमेय से, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय लिए हैं और आप उससे थोड़ा सा रिलेटेड प्रमेय भी पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। एक तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, सिद्ध करने के लिए आता है। पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाता है और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी पूछा जाता है। और एक प्रमेय ये भी उसके नीचे देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, ये प्रमेय भी पूछा जाता है वृत्त से संबंधित। उसके बाद है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर एवं समांतर जीवा के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से देखिए अगला प्रश्न भी दिया हुआ है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद मैंने 2-3 ठो प्रमेय इसमें डाला है। प्रमेय देखिए, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर जो है लंब होती है। तो इसको चित्र सहित आपको प्रमेय को अच्छे तरीके से समझना है और लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रमेय है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और इसके बाद अगला प्रमेय दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये भी वृत्त वाले अध्याय से ही है, ठीक है। तो इन प्रमेयों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे और 2-3 बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14 में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आलेख से भी पूछा जाता है। आलेख से देखिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। 2 नहीं 3 क्वेश्चन दिए हैं आलेख से, है ना, क्योंकि आलेख से भी क्वेश्चन किया जाता है खींचने के लिए, खासकर ग्राफ के लिए, है ना। तो ये देखिए, ये जो पहला ही प्रश्न है प्रश्न 14 का, इसमें ये प्रश्न जो है आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में भी पूछा गया था। एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान -4 से -4 पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। इसी तरीके से सारणी बना करके दिया हुआ है। इसके बाद देखिए उसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था, है ना। मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय और साधारण ब्याज के रूप में सारणी दी हुई है। इन सारणियों को बस आपको क्या करना था, सारणी ग्राफ में इसको प्रदर्शित करना था, है ना। देखिए लिखा भी हुआ है, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो इसमें कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, इसमें आयकर जो है वो कट गया है, तो ये आयकर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस से उसको हटा दिया गया है, तो आयकर की गणना नहीं की जाएगी। तो इसमें आवर्ती और सावधि दोनों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला वाला प्रश्न मैंने क्या बोलते हैं, पहला वाला प्रश्न आवर्ती जमा खाता से लिया है। उसके बाद किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा, तो सावधि जमा से लिया है। उसके बाद फिर से श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया, तो इसको भी सावधि जमा से लिया है। इसके बाद मोहन ने बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये मैंने आवर्ती से लिया। तो 2 आवर्ती से 2 सावधि से मैंने प्रश्न दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर ये प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से हल कर लिए तो इससे संबंधित भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद आता है 16 नंबर का प्रश्न। इसमें खासकर प्रश्न जो पूछा जाता है वो अंतर्गत और परिगत वृत्त के लिए, क्योंकि उस वाले अध्याय में अंतर्गत और परिगत वृत्त को ही सिलेबस में रखा गया है, बाकी सबको हटा दिया गया है। तो देखिए त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर और रचना के पद भी लिखिए। इसमें अंतःवृत्त बनाना है। एक समकोण त्रिभुज पर परिगत वृत्त की रचना कीजिए तथा रचना के पद भी लिखिए, है ना। तो इसमें समकोण त्रिभुज बनाना भी है और इसमें परिगत वृत्त बनाना है। इसके बाद मैंने फिर से एक परिगत वृत्त के लिए बनाया जिसमें एक अंश का मान भी हो, है ना, किसी एक कोण का मान भी हो। तो त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखिए। ये प्रश्न भी दे दिया मैंने। और एक और समकोण त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की रचना के लिए भी प्रश्न मैंने दे दिया है, ताकि आप जो है समकोण से भी संबंधित हो तो भी बना सकते हैं और त्रिभुज से भी संबंधित हो तो भी बना सकते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए। अब आता है 17 नंबर का प्रश्न। तो 17वें नंबर के प्रश्न में खासकर मैंने त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको लिया है, क्योंकि पैटर्न में इसी तरीके से दिया जाता है। तो देखिए मैंने अथवा करके 4 प्रश्न बनाए हैं। इसमें सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा पान सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा पान कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा आराम से। समीकरण हल करने के लिए इसमें समीकरण हल करना है, यानी कि थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके बाद फिर से सिद्ध करने वाला प्रश्न दिया गया है जिसमें साइन थीटा पान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा पान साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये बहुत ही सरल प्रश्न है ना। तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को स्टडी कर लेंगे। इससे संबंधित भी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। इसके बाद 18 नंबर के प्रश्न में मैंने अथवा बहुत सारा दिया है, लेकिन इसमें मैंने चुनिंदा प्रश्नों को इसमें समावेश किया है, क्योंकि ये प्रश्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे और इससे संबंधित आपने अगर प्रश्न पढ़ लिया
तो बोर्ड में भी आपको बहुत ही आसानी होगी इसको बनाने में, है ना। तो ये देखिए, पहला तो 18 नंबर के प्रश्न में पहला अद्वितीय हल रखता है अगर, तो उस कंडीशन पर हमें अनंततः अनेक हल रखने के लिए, है ना, तो अद्वितीय हल रखता हो तो उसके लिए हमें चरों का मान ज्ञात करना है, इसके लिए भी प्रश्न है। फिर 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों के पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग जो है 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसके लिए प्रश्न है। क्या समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी के लिए भी प्रश्न दिया गया है। इसके बाद है समांतर श्रेणी के लिए एक और जो समीकरण जो बनता है जिससे हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसके लिए प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद यह प्रश्न पीवे पद और क्यूवे पद के लिए भी दिया हुआ है, अगला प्रश्न देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न अथवा के बाद दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे बी डी। ये प्रश्न असाइनमेंट में भी पूछा गया था और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, ये किसी वर्ष बोर्ड में पूछा गया भी था, है ना। इसके बाद आयु से संबंधित एक प्रश्न मैंने डाल दिया है क्योंकि ये प्रश्न भी किसी वर्ष पूछा गया था, इस टाइप से प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चुनाव किया है और ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न में है। इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें प्रश्न में अंकों को बस फेरबदल किया जा सकता है ना। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि अगर इस तरीके से आप हल करके जाए रहेंगे तो आपको तरीका याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, तो आप बोर्ड में आने वाले प्रत्येक प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। मैंने वैकल्पिक और रिक्त स्थान और सत्य असत्य वाले प्रश्नों को नहीं बनाया है, लेकिन क्या है वो प्रश्न बहुत ही बुक के अंदर से पूछा जाता है, तो हर वर्ष नए तरीके से पूछा जाता है ना। तो इसीलिए आप अगर ये बड़े क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं तो छोटे क्वेश्चन जो है आपको उतने कठिन भी नहीं लगेंगे, वो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आपको वीडियो के लिंक में भेज दूंगा, आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आसानी से सभी प्रश्नों को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।